चलो ठीक है, तो SN1 SN2 का निपटारा हो गया। ठीक है, थोड़ा और उसको आज रिवाइज करा देते हैं 1 सेकंड में। ठीक है, क्योंकि जिसका छूटा था या जो नहीं समझ में आया था वो बेसिक बात समझ ले वे, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, इसका कहानी क्या था? 1 स्टेप रिएक्शन था, सॉरी 2 स्टेप रिएक्शन था। दूसरा, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे निर्भर कर रहा था। तीसरा, रिएक्टिविटी इसका 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ऐसे चल रहा था। 3 डिग्री में मैक्सिमम था, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में सबसे कम। ठीक, फिर तुम पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये 1 स्टेप रिएक्शन था, सीधी बात। इसका जो फैक्टर निर्भर कर रहा था वो क्या था? स्टीरिक हिंड्रेंस, यानी कम कचड़ा, कचड़ा ज़्यादा रहेगा, रिएक्टिविटी कम होगा। तो इसका जो ऑर्डर चला था वो 1 डिग्री में मैक्सिमम था, 2 डिग्री में उससे कम, 3 डिग्री में सबसे कम। यानी कल को सीधे तुमको क्वेश्चन आ जाए कि रिएक्टिविटी अरेंज करिए SN1 का, तो 1 में आपको 3 डिग्री खोजना है क्योंकि 3 डिग्री मैक्सिमम होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। इस तरीके से अरेंज होगा। और SN2 पूछ दें तो उसमें 1 डिग्री को खोजना है, सबसे मैक्सिमम होता है, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम। ठीक है, लिख लो ये बात को बेसिक सा फटाक से कॉपी में एक जगह, ताकि बेसिक समरी मिल जाएगा। तब हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। बाकी जो नोट्स करना कर लेना, ये 1 शॉट हो गया, सीधे सीधी जो काम का बात है। ठीक है, ठीक है, चलिए बेसिक समरी यही था। अब हम लोग चलेंगे आगे के टॉपिक पर। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। आराम से समझते जाना, सारा इंटर रिलेटेड टॉपिक होगा। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसको ना बाद में तुमको काम आएगा ना पहले काम आएगा, ये यहीं काम आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन गलती से आ गया तो आ गया, ठीक है, नहीं आया तो फिर पूछता भी नहीं है इससे, अंटिल आप CBSE बोर्ड से नहीं है तो। ठीक है, तो देखो खेल क्या खेलना है, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट है, यानी कि यहाँ 2-4 चीज़ का बारे में बात होगा। पहला ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, कायरलिटी की बात करेंगे, कायरलिटी की बात करेंगे, और रिटेंशन, इन्वर्शन तो पहले ही बढ़ा दिए हैं। ठीक, ये सब जो टर्म है ये सारा टॉपिक इसके अंदर आएगा और सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा तो आपको मजा आएगा। सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी का। ठीक है, तुमको कोऑर्डिनेशन में ही बताया था ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। ठीक, थोड़ा सा पेन छोड़ के समझने पे ध्यान देगा तो ज़्यादा मजा आएगा, लिखना तो जीवन भर है। ठीक, ये है कोई लाइट, मल्टी डायरेक्शनल लाइट होता है कि लाइट का तो एक डायरेक्शन होता नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक, क्या कहता है कि कोई भी अगर अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, मतलब जिसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, अगर इसको आप किससे पास कराइएगा? निकॉल प्रिज्म से। क्या नाम देते हैं? निकॉल प्रिज्म। एक प्रिज्म के ही जैसा बिहेव करता है। जो प्रिज्म क्या करता है, सब जो आए बाएं लाइट होता है वो सबको एक डायरेक्शन में दे देता है। ठीक, तो इतना से भी काम नहीं चलेगा, आपको एक थोड़ा सा सोल्यूशन से भी इसको पास कराना होगा।
सोल्यूशन कोई पोलर सोल्यूशन हो जाएगा, जैसे मान लो NaCl हो गया, नमक पानी वाला सोल्यूशन, ठीक। अनपोलराइज लाइट था, निकॉल प्रिज्म से पास कराएं, एक सोल्यूशन से पास करा दिए, ठीक। तो क्या होता है कि ये जो आई बाई डायरेक्शन वाला लाइट होता है ना, तो ये प्रिज्म क्या करेगा कि उसको आइदर किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। अब वो डायरेक्शन इस लाइट के लिए आइदर क्लॉकवाइज घुमा सकता है उसको, या आइदर एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। तीसरा डायरेक्शन तो नहीं है मेरे पास, इधर वाला को शायद इधर कर दे, इधर वाला को शायद इधर कर दे, तो सबको क्या करेगा, एक डायरेक्शन में भेज देगा। तो आइदर सबका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो, आइदर सबका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, पर सबको क्या करेगा, यूनिडायरेक्शनल कर देगा, ठीक। तो जो मॉलिक्यूल ये काम कर सकता है, अपने को एक डायरेक्शन वाला लाइट में भेज सकता है, वही चीज ऑप्टिकल एक्टिविटी है। और ये वही मॉलिक्यूल कर सकता है जो अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब, अब देखो यहाँ दो चीज बनेगा, एक हो जाता है तुम्हारा कायरलिटी, एक हो जाता है तुम्हारा अकायरलिटी, ठीक। क्योंकि मॉलिक्यूल भी तुम्हारे पास दो तरीके का है। एक मॉलिक्यूल क्या होगा कि एक दूसरे पे रखने पे पूरा ढक जाएगा, जो पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन में, एक दूसरे पे रखने के बाद पूरा ढक जाए, और एक मॉलिक्यूल होगा जो एक दूसरे पे रखने के बाद पूरा ना ढके, ठीक। तुम्हारे को तो दोनों एज्यूम करके चलना है, तो फिलहाल के लिए उसमें 2 सेकंड बाद आएंगे। इतना कहानी आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो लाइट अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेंगे, ठीक, लाइट क्या है, अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो यहाँ नाम देते हैं, जो तुम पहले भी पढ़ा था, इसको हम लोग कहते हैं डेक्स्टोरोटेटरी। याद आया, डेक्स्टोरोटेटरी। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। मतलब कहीं भी तुमको पॉजिटिव लिखा मिले और उसके बगल में उसका नाम लिखे तो समझ जाना है कि वो कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज घुमा हुआ है। और अगर दूसरा डायरेक्शन आपको घुमा देवे किधर, एंटी क्लॉकवाइज, उसका नाम क्या देंगे, लीवोरोटेटरी। नाम दे रहे हैं लीवोरोटेटरी, जिसका डायरेक्शन आइदर लीवोरोटेटरी लिखा रहेगा या फिर माइनस लिखा हुआ रहेगा, नाम के ये आगे लिखा रहेगा माइनस। तो माइनस के आप समझ जाइए कि उस लाइट को किधर घुमाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। तो अनपोलराइज लाइट अगर अपने आप को आइदर क्लॉकवाइज घुमा ले, आइदर एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले, तब कहेंगे कि ये जो लिया गया सबस्टांस है ये था ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस। तब इसका बाद में आगे का कहानी समझाया जाएगा। क्लियर है बात। नॉन ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टांस अपने को नहीं घुमाएगा, वो जैसा है वैसे ही दिखने लगेगा, ठीक। चलो ऑप्टिकल एक्टिविटी लिखो, पहले लिखो थोड़ा सा। प्लेन पोलराइज लाइट produced by through Nicol prism is rotated when it is passed through the solution of certain compounds. Such compounds are called optically active. चलो कायरलिटी एंड अकायरलिटी, असल में सीखना यही है, छोटा सा टॉपिक यही था, हमको सीखना था, ठीक है। अब फटाक से देखो, कायरलिटी किस चिड़िया का नाम है? ये कायरलिटी। तो पहले कायरल को समझो थोड़ा सा, ठीक है। कायरल क्या होता है, कायरल को समझ जाओगे तो कायरल सेंटर ढूंढना सीख जाओगे।
कायरल सेंटर ढूंढना सीख जाओगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, देखो तो वही बात करेंगे जो हम लोग कोऑर्डिनेशन में कर रहे थे कि कोई भी एक सबस्टांस ले लो बाबू, इधर तुम गोला ले लो, ठीक, गोला का मिरर इमेज बनाओ। तो गोला का मिरर इमेज क्या होगा? गोला। कोई दिक्कत? ट्राइंगल ले लो बाबू, ट्राइंगल का मिरर इमेज बनाओ। समझ में आ रहा है? इस हिसाब से इसका कोई लेना देना नहीं है, सब ऐसे ही सिखा रहे हैं। तो अगर एक कंपाउंड लिया जाए जो अपने मिरर इमेज का सुपर इम्पोजेबल ना हो, तो बड़ा भारी सा टर्म है सुपर इम्पोजेबल, तुमको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। सुपर इम्पोजेबल कहने का मतलब होता है खुद के जैसा दिखना। अगर गोला अपने मिरर इमेज का गोला दिखा रहा है, आप इन दोनों को एक दूसरे पे रखिएगा तो आपको कोई फर्क ना दिखे, तो हम कहेंगे कि ये अपने का सुपर इम्पोजेबल इमेज है। सुपर इम्पोजेबल कहने का मतलब कि जो इधर है वो उधर है, जो इधर है वो उधर है, ठीक। पर अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया जाए जो अपने का नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल कहने का मतलब हाथ का हाथ, इसका मिरर बनाओगे तो यही आएगा, इन दोनों को एक दूसरे पे रखोगे तो क्या आएगा? पता चल रहा है कि दो चीज एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से तो नहीं ढक पाया एक दूसरे को, ठीक। तो इन तरह के मिरर इमेजेस को हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, ठीक। अब जो मिरर इमेज अपने का नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, असल में ऑप्टिकली एक्टिव वही होगा, वही काम को कर सकता है। जो अपने का नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा मतलब अपना मिरर इमेज अपने जैसा नहीं दिखाएगा, कुछ फर्क होगा उसमें, वही सबस्टांस क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस। और यही जो है अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदल सकता है, ठीक। तो अब ये मुमकिन कैसे है? अगर किसी का मिरर इमेज अलग लाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो समझो बात को, मान लो कि कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक, तो तुम जानते हो कि इसका मिरर इमेज भी टेट्राहेड्रल ही बनेगा, सीधा बात है। तुम शेप में कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। हम क्या अपना हाथ का शेप बदल लिए? नहीं बदले। बदले क्या? अगर मिरर भी नहीं बदले, मिरर भी वही है पर हाथ तो वही था। अगर रखे, मान लो ये अंगूठा मेरे इधर रहता तब तो मिल जाता, ठीक। तो तुम बदलेगा क्या? अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर सिमेट्री बदलेगा कि अगर एक कार्बन है, एक कार्बन के अराउंड एक हाइड्रोजन दे दिए, एक OH दे दिए, एक Cl दे दिए, एक Br दे दिए, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी मिरर इमेज कुछ ऐसा ही मिलेगा, पर इधर का इधर, इधर का इधर हो जाएगा, ठीक। अब तुम दोनों को एक दूसरे पे रखो, OH टकराएगा Br से, इसका Br टकराएगा उसका OH से, तो क्या Br और OH एक दूसरे को ढक पाएगा? दोनों के पास OH रहता तो दोनों ढक देता, दोनों के पास Br रहता तो दोनों ढक देता, पर इसको उठा के यहाँ रखोगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। यानी कि आम भाषा में कहना चाहता है कि वैसा कार्बन या वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास अरेंजमेंट में अलग अलग मॉलिक्यूल हो, तुम्हारे पास चारों कार्बन का अगर 4 बॉन्ड है तो चारों के पास अलग अलग वृत्ति होना चाहिए, अलग अलग एटम चारों के पास होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो कार्बन कायरल है। नहीं तो अगर दो को भी सेम मिल गया तब वो क्या कहलाएगा? ए कायरल कहलाएगा। और कायरल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ए कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सीधी बात। चल तो पहले फिलहाल छोटा सा तो कायरल हो गया। चार तो इसमें कहाँ 2 को मिला है बता? तो 2 को मिलना मतलब तो एक ही जैसा ना दिखना चाहिए, एक ही जैसा नहीं दिखना चाहिए। 2 को हाइड्रोजन अगर दे दें, एक कायरल अभी तुरंत बन जाएगा ये, ठीक। तो अरेंजमेंट ही सबका अलग कर दो
तो एक दूसरे को पूरा ढक ही नहीं पाएगा, और ढक ही नहीं पाएगा तो क्या कहला जाए, कायरल। तो लिखो फटाक से कायरलिटी का डेफिनेशन लिखो। इफ all the substituents around central atom are different, comma, the mirror image of molecule is non-superimposed on the molecule they said to be chiral, ठीक, they said to be chiral, full stop, and they are optically active। ठीक है, फटाक से एग्जाम्पल छाप लीजिए। कोई भी एक कार्बन लीजिए, उसके पास चारों मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, ठीक है। कार्बन के पास चारों बॉन्ड क्या है, अलग अलग सा है, तो इसी को नाम किसका देंगे, कायरलिटी का। फटाक से एग्जाम्पल लिख, डेफिनेशन लिख लो एक कायरल का। जहां नन सुपर इम्पोज लिखा था वहां से नन काट देना, सुपर इम्पोज होना चाहिए, और दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बस छाप। इसका नाम है उसका हाँ, इसका हाँ है उसका ना, बस। अब फटाक से एक क्वेश्चन लो। हाँ, इसका एग्जाम्पल दें। ये कायरल का एग्जाम्पल छाप लो। वो मैं करना आज 2-3 सेम लिख दो, और कुछ करना जी जी, सबो सेम लिख सकता। इसमें सब सेम रहता है ना, सब नहीं, कम से कम 2 भी सेम मिल रहा है तो एक कायरल हो गया, मतलब मिरर में सेम मिलना चाहिए, वो सेम दिख जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ, फटाक से बनाइए। आइडेंटिफाई कायरल या ए कायरल। कायरल है तो कायरल लिखिए, ए कायरल है तो ए कायरल लिखिए। किस कार्बन के लिए, तो जो कार्बन OH से जुड़ा रहेगा इसमें। ये दोनों क्वेश्चन में आप जान रहे, कार्बन के साथ OH मिलेगा आपको, दिख रहा है ना, प्रोपेन टूअल और ब्यूटेन टूअल। बस बताना है कि जो कार्बन OH से जुड़ा है वो इसमें कायरल है कि ये कायरल है, चाहे इसमें कायरल है कि ये कायरल। स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए कार्बन जो OH से जुड़ा है और उसका कायरलिटी और एक कायरलिटी देखिए। क्या चाह रहा, पहला बोलो, एक कायरल। तभी पहला एक कायरल तुम बोल रहा, तुम लोग का समर्थन कायरल को है। दूसरा और किसी का समर्थन ऐसा, ठीक है। और कोई दिक्कत? कितना लोग पहला में कायरल के साथ है? पहला में कायरलिटी, बाप रे बाप। अच्छा, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने पहले का जवाब कायरल दिया, आप जितना ऊपर हाथ उठाएं उतना ऊपर ही आप जमीन में चले गए, ठीक है। क्योंकि आप भयानक टाइप से बर्बाद होने वाले हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा प्रोपेन टूअल का डायग्राम बनाएगा तो वो क्या लिखेगा, वैसा तुम बनाया है। कौन सा कार्बन OH से जुड़ा है, ये वाला। देखने में ही पता चल रहा है कि साला दोनों साइड कार्बन है और CH3 दोनों ही साइड है।
तो क्या बोले थे, जब दो को भी सेम मिल रहा है तो ये किस फैमिली में आ जाता है, एक आयरल में आ जाता है। कोई दिक्कत, समझ रहा बात को? ठीक। दूसरा किसमें बोली लगाया है, दूसरा कायरल बोल रहा है। कोई बच्चा और एक आयरन कितना लोग एक आयरल के साथ है, दूसरा में एक आयरल के साथ है। तो अगर कोई बच्चा दूसरा एक आयरल सोच रहा है तो भयानक टाइप से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप बॉन्ड देखिए, इस कार्बन ही OH से जुड़ा हुआ है, एक साइड CH3, एक साइड OH, एक साइड CH2 और एक साइड हाइड्रोजन। तो चारों अलग अलग है, चारों अलग अलग है, दैट इज व्हाट कायरल इन नेचर। सर एक आयरन किसको कहते हैं? जिसमें दो को भी सेम मिल रहा है। देखो इस कार्बन के अराउंड दोनों सेम है, दिखा हाँ नहीं दिखा? हाँ, तीन को सेम मिल जाए। इसमें चारों अलग अलग होना चाहिए, इसमें तीन को भी सेम हो सकता है, चारों सेम हो सकता है, उसमें एक को भी नहीं। चारों कहाँ अलग है? दो तो सेम ही है, CH3 CH3 लास्ट ये नहीं, इधर CH2 ना है, इससे कौन जुड़ा हुआ है? जिससे जुड़ा हो। तो हम क्या बोले थे, कार्बन OH का बॉन्ड देखना है, क्वेश्चन भी लिख के दिया था COH बॉन्ड, 40 बार बोले भी कि कार्बन OH देखो। दो क्वेश्चन देते, बताओ कायरल है कि एक आयरल है। ठीक है, आइडेंटिफाई करिए, किसको देखना है, स्टार मार्क करके दे देता है क्वेश्चन। ठीक है, हर बार क्वेश्चन लिख के नहीं देगा, कहाँ जिसका निकालना रहेगा उसको क्या कर देगा, स्टार कर देगा। बोलेगा कि जहां स्टार है बताइए कि वो कार्बन कायरल है कि एक आयरल। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखिए। क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पहाड़ बनाया हुआ है। ठीक है, बस पहाड़ के बीच में आपको जगह खोजना है कि इसमें लिखा हुआ क्या है असल। ठीक, यहाँ से बॉन्ड शुरू हुआ है, यहाँ जहां जहां वर्टिसेस है वहां वहां कार्बन है और कोई नहीं है। जहां वर्टिसेस है वहां कौन है, कार्बन। कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन आपको अरेंज करना होगा। कार्बन का एक बॉन्ड इधर है तो 4 बॉन्ड के हिसाब से 3 बॉन्ड इधर होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। ये भी कार्बन है, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड अपने पास रखा है। और ये कार्बन है, 1 2 3 4। कोई दिक्कत, समझ रहा है? हो रहा है। अब इस कार्बन को देखो, CH3 CH2 H OH, चारों परिवार कैसा है इसका, अलग अलग सा है, यानी पहला कायरल। ठीक है, पहला कायरल को समर्थन। अब नीचे तो देख के ना पता चलेगा, हो सके वो पहले ही वाला को उलट दिया क्वेश्चन। चलो अब इस कार्बन को देखना है। ठीक, तो अरेंज करिए, यहाँ CH3, यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड आसपास है, ये तो कार्बन ही है। ठीक, 1 2 3 4, और ये हाइड्रोजन OH, इधर CH2 और इधर CH2, 2 मिल गया सेम, 2 को मिल गया तो एक आयरल को समर्थन है। बोलो, अब भी नहीं समझ में आया? अब इसमें कुछ करने ही नहीं है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन दे देंगे तो डिफरेंट नहीं, एक आयरल में 3 भी सेम हो सकता है, चारों सेम हो सकता है, तो एक आयरल है। सेम मिला तो एक आयरल, सेम मिला तो एक आयरल, डिफरेंट चारों अलग मिलना चाहिए तो कायरल। हाँ, कोई दिक्कत, एकदम बेसिक आइडिया समझ रहा है। तो यही हिसाब है बाबू,
स्टार मतलब वो पॉइंट पे। हाँ स्टार जो क्वेश्चन देगा ना तुमको, एमसीक्यू वाला ही सवाल जनरली आता है, तो स्टार मार्क कर देगा, उसी स्टार को तुमको खोजना होगा दाएं बाएं कि उसके अराउंड वाला जो है सेम है कि डिफरेंट। क्लियर है बात? चल, तो यही है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी और ये कायरलिटी पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं।